नमस्कार दोस्तों। जैसा कि कयास लगाए जा रहे थे कि अब तक अखिलेश यादव को सीबीआई या ईडी ने क्यों नहीं घेरा है। अखिलेश यादव लगातार पीडीए का विस्तार कर रहे हैं, वह इतिहास बदल देने की बात कह रहे हैं, मगर अब अखिलेश यादव पर सीबीआई का समन पहुंच गया है एक गवाह के तौर पर। मगर इसके पीछे क्या कोई बड़ी प्लानिंग है? क्योंकि जिस मामले में अखिलेश यादव को गवाह के तौर पर सीबीआई का समन पहुंचा है, मामला बहुत पुराना है। तब वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और खनन मंत्रालय भी अखिलेश यादव के हाथ में ही था 2012-13 के बीच। उसके बाद गायत्री प्रसाद प्रजापति खनन मंत्री बने, जो इस वक्त जेल में भी हैं। 2019 में हमीरपुर जिले में अवैध खनन के मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी और हमीरपुर में यह अवैध खनन 2012 से 16 के बीच हुआ था। एफआईआर में आरोप लगाया गया कि सरकारी कर्मचारियों ने खनिजों के अवैध खनन की अनुमति दी। उस समय तत्कालीन डीएम बी चंद्रकला समेत 11 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई थी। 2012 से 13 के बीच अखिलेश यादव पर खनन विभाग था। इसके बाद कुछ समय बाद ही शामली, हमीरपुर, सहारनपुर, देवरिया, फतेहपुर, सिद्धार्थनगर और कौशाम्बी जिलों में अवैध खनन का मामला सामने आया था, जिस पर 2019 में एफआईआर दर्ज हुई थी। एफआईआर में जो लोग आरोपी बनाए गए, उनमें उस वक्त हमीरपुर की डीएम बी चंद्रकला, मोइनुद्दीन जो उस वक्त माइनिंग ऑफिसर थे, रामाश्रय प्रजापति जो उस वक्त क्लर्क थे, रमेश मिश्रा, दिनेश कुमार मिश्रा, अंबिका तिवारी, संजय दीक्षित, संदीप दीक्षित, सतवीर दीक्षित, राम अवतार, करण सिंह, सभी लीज होल्डर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। अब आप समझ रहे हैं, मामला 2019 का है। 1 जनवरी 2019 को एफआईआर दर्ज हुई। इसमें पहले इन्वेस्टिगेशन भी हुई होगी। यहां अखिलेश यादव को सीआरपीसी की धारा 160 के तहत गवाह के तौर पर बुलाया गया है, जिसमें गवाह को बुलाने की इजाजत होती है। आपको एक बार फिर बता दें कि 2012 और 16 के बीच का यह मामला है, जिसमें एफआईआर 1 जनवरी 2019 में दर्ज हुई, जिसमें खनिज को अवैध तरीके से खनन किया गया, ऐसा एफआईआर में आरोप है। जबकि खनन पर उस वक्त एनजीटी यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का पूरी तरह से प्रतिबंध था, ऐसा उस एफआईआर में आरोप है। यह फैक्टर क्या बताने के लिए काफी नहीं है कि मामला 10 साल पुराना है और कुछ और नहीं तो सिर्फ यह एक राजनीतिक साजिश का हिस्सा है, क्योंकि 2019 से 2023 तक सरकार की किसी एजेंसी को अखिलेश यादव की कोई जरूरत नहीं पड़ी इस पूरे मामले में। क्योंकि असल में मुद्दा यह है कि सुगबुगाहट थी, अखिलेश यादव गठबंधन नहीं करेंगे। अखिलेश इंडिया गठबंधन में चले गए, लेकिन इस बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की तनातनी दिख रही थी। ऐसी भी खबरें आई, जो लोग समाजवादी पार्टी में बैठे हैं और बीजेपी के साथ उनके संबंध हैं, वह लगातार अखिलेश यादव को समझा रहे थे कि उन्हें अकेले चुनाव लड़ने में फायदा है, क्योंकि उन लोगों को फायदा भाजपा को देना था। लेकिन जब अखिलेश यादव ने कांग्रेस के साथ गठबंधन कर लिया और 17 सीट कांग्रेस को दे दी, इससे पहले जब अखिलेश यादव आरएलडी के साथ गठबंधन में जा रहे थे, तब एक भारत रत्न के तहत भाजपा ने आरएलडी को अपने पाले में खींच लिया। क्योंकि खुद जयंत चौधरी भी इस वक्त नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर वह हैं कहां। इंडिया गठबंधन के साथ वह रहे नहीं, बीजेपी में अभी तक गए नहीं। जिस दिन समाजवादी पार्टी का कांग्रेस से गठबंधन हुआ, उसी दिन बीजेपी की चिंताएं बढ़ गईं। अखिलेश यादव ने जो 31 नामों की घोषणा की, उसमें जातीय समीकरण और सोशल इंजीनियरिंग का बेहतरीन तालमेल था। जब तक अखिलेश गठबंधन नहीं कर रहे थे, तब तक राज्यसभा में बीजेपी ने अतिरिक्त उम्मीदवार उतारने के लिए तय भी नहीं किया था। लेकिन गठबंधन के बाद एक उम्मीदवार मैदान में उतारा गया बीजेपी की तरफ से।
और जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति से संपर्क साधा गया। गायत्री प्रसाद प्रजापति के सहारे ऐसे विधायकों को ढूंढा गया जो क्रॉस वोटिंग करें। इन 7 क्रॉसिंग वोट करने वाले विधायक के चलते समाजवादी पार्टी का एक कैंडिडेट हार गया और बीजेपी को एक कैंडिडेट मिल गया। यह जो जेल में बंद गायत्री प्रसाद प्रजापति हैं, वह नेताजी मुलायम सिंह यादव की कृपा से मंत्री बने, खनन मंत्री रहे, अब जेल में हैं। यह कड़ी इसलिए भी जुड़ जाती है क्योंकि महारानी देवी, जो कि उनकी पत्नी हैं, वोटिंग करने नहीं पहुंची। वह समाजवादी पार्टी की विधायक थी। अब आप समझ सकते हैं कि खनन को लेकर क्या कुछ प्लान किया जा रहा था। खबरें तो यह भी हैं कि गायत्री प्रसाद प्रजापति को सरकारी गवाह बनाने की बात की जा रही है कि वह एफिडेविट में अखिलेश यादव का नाम दे दें, तो अखिलेश यादव को जेल में डालना आसान हो जाएगा। ठीक यही तरीका महाराष्ट्र में अनिल देशमुख के थ्रू भी इस्तेमाल किया गया। ठीक यही तरीका छत्तीसगढ़ में जो अप्रूवल का था, वहां 500 करोड़ का एफिडेविट सामने आया था। और तो और दिल्ली में भी एक अप्रूवल ने यह कह दिया था कि मैंने रिश्वत दी है और उप मुख्यमंत्री को जेल जाना पड़ गया। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जब मायावती ने कहा था कि किसको किसकी जरूरत पड़े, तो कैसे स्मारक घोटाले के एक मामले में, इतने पुराने मामले में 2024 में स्टेट एजेंसी के छापे पड़ जाते हैं। मायावती के करीबी उस वक्त जो अधिकारी रहे थे, छापा पड़ने के बाद मायावती जी तुरंत अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर देती हैं। तो यह कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स है, जो यह दर्शाती है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सिंपल मेजॉरिटी पाने के लिए भी परेशान है। इसीलिए एजेंसियों का सहारा लिया जा रहा है। अगर 370 और 400 पार की बात होती तो फिर पुराने मामलों में मायावती के नजदीकियों पर छापे और अखिलेश यादव को समन आने की क्या जरूरत है। लेकिन अखिलेश यादव को भी यह मालूम था कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि 2019 के चुनाव में, विधानसभा चुनाव हुआ था, उस चुनाव में भी अखिलेश यादव पर एक समन आया था, नोटिस आया था। तो अखिलेश यादव इंतजार कर रहे थे और कई दफा वो मीडिया से मुखातिब होते हुए ऐसा कहते थे कि अब तक क्यों देरी हो रही है, कि उनके पास नोटिस नहीं पहुंचा है ईडी का या सीबीआई का। जैसा कि अखिलेश अक्सर कहते रहते हैं, अभी तक सीबीआई का नोटिस उनके पास क्यों नहीं गया, लेकिन अब अखिलेश के पास सीबीआई का नोटिस पहुंच गया है। अखिलेश यादव आज पेश नहीं हुए। अखिलेश यादव कल शुक्रवार यानी कि कल वह सपा कार्यालय में पीडीए की बैठक में शामिल होंगे और सीबीआई के समन को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं, जैसा कि झारखंड में चुनौती दी थी। और ये चुनौती अभी कितना लंबा समय खींच पाती है, क्या कुछ होता है, ये अभी देखना होगा। फिलहाल आज इस वीडियो में इतना ही। कल किसी नए मुद्दे के साथ फिर आपसे मुखातिब होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।